हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हम सब ने मिलकर के हमारी जो पूरी टीम है करियर क्रैक हब की आपके लिए एक एसएससी जीडी के लिए एक पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, और एक एक करके सारे के सारे जो हमारे फैकल्टीज़ हैं अपने सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें भी एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करना है, उन्होंने अपनी तैयारी तो शुरू कर दी होगी। आपके उस तैयारी के अंदर हम थोड़ा सा आपका मदद करेंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे। उस हेल्प के तहत मेरा नाम है निशांत मिश्रा और मैं आप सबके सामने आज कंप्लीट जीएस के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आप बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी में हैं, आप सबको ये पता है कि जीडी के अंदर हमारे जो जीएस जो सब्जेक्ट है, जीएस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपका जीएस पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है, अगर आपका जीएस स्ट्रांग हो जाता है, तो आप एसएससी जीडी को बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो। आप मैथ्स आराम से पढ़ोगे, आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ोगे, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर होगा वो आप अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन जीएस क्या है कि थोड़ा सा वो सिलेबस वास्ट हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना होता है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना होता है ना। तो जो भी सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है जीएस का। तो जीएस को बहुत ही आसान तरीके से कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ को भी ज़रा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्शंस को कराऊंगा। ये जो क्लासेस होंगी, जो पूरे यूट्यूब पे जो एक एसएससी जीडी का जो सीरीज चलेगा, ये एक कंप्लीट फ्री कोर्स होगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझेंगे, कंप्लीट फ्री कोर्स होगा। इसके अंदर हम सारे के सारे सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस को पढ़ने के बाद हम अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ गए हैं, हम उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपके जीडी के एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले सालों में जो जीडी के क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है ना, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और उससे ट्रेंड को समझना है हमें। उस ट्रेंड के आधार पर हमारा जो सिलेबस है, उन सारे सिलेबस के हर एक टॉपिक वाइज सिलेबस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करते हुए अपना एक सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपको जीएस के अंदर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके हम सिलेबस को। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला मैं आपको ज्योग्राफी के सिलेबस को दिखाऊंगा। अगर आप ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे हमें पढ़ना है भारत के नदी प्रणाली। भारत के नदी प्रणाली यानी कि पूरे भारत के अंदर हर एक नदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो पूछा गया था कि भारत के अंदर कौन सी नदियां हैं। एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन हैं और पूछा गया था कि नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन हैं हमारे, उनमें से कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट की ओर बहती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, अगर आप देखोगे कि ये अगर हमारा कुछ दक्षिण भारत है, समझेंगे, ये अगर हमारा कुछ दक्षिण भारत होगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि भाई भारत की कौन सी नदी है। अगर ये दक्षिण भारत है, आपको क्या पता होगा, ये हमारे इंडिया का ईस्ट है यानी कि पूरब का साइड है, और ये हमारे भारत का क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि वेस्ट की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। आपके जो क्वेश्चन थे उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दक्षिण भारत के अंदर पहले टोटल नदियां हैं कितनी, दक्षिण भारत में कितनी नदियां बहती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नदियों का मैं आपको नाम बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि माही नदी जो कि दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट नदी है, माही नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती नदी है ना, और पेरियार नदी है। ये ऐसी कुछ नदियां हैं जो देखिएगा पश्चिम के साइड में आके बहेंगी। और पश्चिम की साइड में क्या है, तो सर यहाँ पर पड़ता है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और पूरब की साइड जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां हैं और पूरब की ओर कौन कौन सी नदियां हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम गहराई में, एकदम डीप में जाकर के एनालिसिस को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के नदी प्रणाली यानी कि भारत के पूरे नदी के सिस्टम को। देखो, आप अगर टॉपिक को देखोगे ना, तो मैंने ये नहीं लिखा है कि भारत के नदी, मैंने लिखा है भारत के नदी प्रणाली, यानी कि पूरे सिस्टम के बारे में समझना है, किस नदी का ओरिजिन कहाँ से है, उसकी सहायक नदी कहाँ से निकलती है। क्योंकि ये जो अब जीडी का जो क्वेश्चन आता है ना, अब आप ये मत समझो कि बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, है ना। जो भी एग्जामिनेशन है, 10th पे हो, 12th पे हो, ग्रेजुएशन पे हो, हर एक एग्जामिनेशन का ना लेवल इंक्रीज हुआ है। हमें थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ना, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा गहराई में नहीं, हमें थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की नदी प्रणाली को। जब हम भारत की नदी प्रणाली को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे भारत के पहाड़ एवं पर्वत, कि भारत के किस राज्य के अंदर कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ हैं, पूरे भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, और भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ जो पूरी तरीके से भारत में है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो जब सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे भारत के पठार। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर किस किस क्षेत्र पे कहां कहां पर पठार हैं। ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय पहाड़, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो भी पठार है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इसके बाद हमें पढ़ना है भारत के द्वीप्स के बारे में, आइलैंड्स, अरेबियन सी की तरफ कितने आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने आइलैंड है। हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे भारत के दर्रे, पासेस इंपॉर्टेंट है। पासेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पास से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम में कौन सा पास है, कौन सा पास है जो उत्तराखंड को मानसरोवर से जोड़ता है। पास पहले होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे क्लासेस में, उसके बाद समझेंगे कि भारत के अंदर किस किस क्षेत्र में कौन सा पास है और कौन सा दर्रा कौन से दो जगहों को जोड़ेगा। अगले बारे में बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ भारत के घाट के बारे में। घाट यानी कि क्या होगा, पहले हम समझेंगे कि घाट होता क्या है। ठीक है, ये नॉर्मली वाला घाट नहीं है जो नदी के किनारे हमारा जमीन के एरिया होता है, ये वो घाट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग घाट है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि घाट होता क्या है। घाट पढ़ने के बाद देखिएगा हम घाट के दो पार्ट्स को पढ़ेंगे, एक पूर्वी घाट होता है और एक पश्चिमी घाट होता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत सारा पहाड़ है, हमें ये भी पढ़ना है। पूछेगा एग्जाम में कि पूर्वी घाट के अंदर जितने भी पहाड़ है उन सारे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, उसका हाइट बताइए मुझे, उस पहाड़ का लोकेशन बताइए, है ना। तो हर एक पॉइंट को हमें समझना है। इसके बाद हमें पढ़ना है भारत के वनस्पति, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के वनस्पति यानी कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, किस जंगल का भारत में अधिक हमारा परसेंटेज है, किस प्रकार के जंगल का भारत में कम प्रतिशत है ना। तो हर एक पॉइंट को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक्स, यानी कि देखेंगे रॉक्स ऑफ इंडिया। उसके साथ में हमें पढ़ना है भारत की मिट्टी, भारत के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत के किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में, किस एरिया में, अरुणाचल प्रदेश हो गया यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, हमारा पश्चिमी भारत हो गया, हमारा उत्तरी भारत हो गया, तो भारत के किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है। हर एक पॉइंट को लोकेशन वाइज और अच्छे तरीके से हर एक सॉइल के बारे में हम थोड़ा प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि किस सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो सॉइल दिखता कैसा है, किस कलर का होता है, कैसा होता है, कौन सा क्रॉप उस मिट्टी में ग्रो कर पाएगा, है ना। हर एक पॉइंट को समझना है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के अंदर चट्टानों को, भारत के अंदर कितने तरीके के चट्टान है। उसके बाद अगर आएंगे आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे हमें पढ़ना है नेशनल पार्क्स को, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य के अंदर कौन से नेशनल पार्क हैं, उस नेशनल पार्क के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हर एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, कब बना, उसके पहले उस जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसके पहले उसका नाम क्या था, किस लोकेशन पे है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व, पूरे भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, किस राज्य के अंदर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, हमें वो भी डिस्कस करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है भारत की घाटी को, ठीक है, वैलीज ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घाटियां हैं। हमें एलिफेंट रिजर्व पढ़ना है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व है उसी तरीके से एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। भारत की झील को पढ़ना है, लेक्स ऑफ इंडिया को पढ़ना है। पूरे भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है ना। पूरे भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, ठीक है। और जब हम लोग लेक्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, भारत के झील को पढ़ेंगे ना, हम कुछ पॉइंट हमें वर्ल्ड के झील के बारे में पढ़ना होगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है ना। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, उसके बाद पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, खारे पानी का झील कौन सा है, लोकेशन कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस कंट्री में पड़ता है, उसके आसपास का रीजन क्या है, ये सभी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखिएगा हमें पढ़ना है ज्वालामुखी वोल्केनो, कैसे ज्वालामुखी का उद्गम होता है, ज्वालामुखी बनती कैसे है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर होती है तो उसका तापमान कितना होता है, पृथ्वी के जो सरफेस होता है हमारा उसके बाहर आने के बाद तापमान क्या होता है, ज्वालामुखी के पृथ्वी के बाहर आने के बाद उसके बाद उस ज्वालामुखी का जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसमें क्या क्या बदलाव आता है, हर एक पॉइंट को समझना है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं हमें वो भी समझना है ना। इसके बाद देखेंगे हमें पढ़ना है भूकंप, अर्थक्वेक को पढ़ना है, प्राइमरी वेव क्या होता है, सेकेंडरी वेव क्या होता है, एल वेव्स क्या होता है, हर एक तरीके के वेव्स को पढ़ना है ना, वाइब्रेशंस को पढ़ना है। हम पूरे के पूरे मानसून को पढ़ेंगे, भारत के अंदर मुख्य परियोजनाओं को पढ़ेंगे, जो भी भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे पूरे भारत के अंदर एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है, चार, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यानी कि पूरे भारत के अंदर चार, अगर देखोगे हर अलग अलग राज्यों में चार जगह को, चार शहर को जोड़ करके एक बहुत बड़ा एक नेशनल हाईवे बन रहा है। यानी कि देखोगे तो दिल्ली से लेकर के यहाँ पर आपको आना है मुंबई, यहाँ से चेन्नई आना है, चेन्नई से कोलकाता जाना है और कोलकाता से वापस कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है। तो चार सिटी को जोड़ करके एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट कब आया, किस साल में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत क्या है हमारी, है ना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही है, हर एक पॉइंट को हमें समझना है। तो भारत की मुख्य परियोजनाओं को समझनी है। उसके बाद हमें जरा भारत का परिचय समझना है ना। नॉर्मली जो भारत का परिचय हम सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन हम भारत के परिचय को आराम से पढ़ेंगे क्योंकि भारत का परिचय अभी हमें समझने में समय है, क्योंकि भारत के बारे में जब हम कुछ जान लेंगे उसके बाद उसके बारे में परिचय समझना ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक भारत के हमारे पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, कौन सा जो देश है, कौन सा पड़ोसी मुल्क भारत से कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, भारत का किस देश के साथ कौन सा बॉर्डर लाइन है, मैकमोहन लाइन किसके साथ होता है, रेड क्लिफ का लाइन किसके साथ होता है, दुरंत लाइन किन दो देशों के साथ में होगा, हमें ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा हमें पढ़ना है एक जनगणना, सेंसस को पढ़ना है। सेंसर नहीं है, ये सेंसस होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हमें जरा सेंसस को पढ़ना है, जनगणना को पढ़ना है, यानी कि पूरे भारत के बारे में जो भी एक रिकॉर्ड आता है, जो भी डेटा निकलता है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है, भारत की बात करेंगे तो जितने हमारे पॉपुलेशन उसमें से पढ़े लिखों की पॉपुलेशन कितनी है, कितने पढ़े लिखे में जो भी हमारे पास पढ़े लिखे पॉपुलेशन है उनमें से मेल कितना पढ़ा है, फीमेल कितना पढ़ा है, ठीक है, साक्षरता हमारा रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है ना, हर एक पॉइंट के बारे में समझना है। तो हम जरा सेंसस को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो आप देखेंगे कि हमें इन सारे टॉपिक को डिस्कस करना है हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में, ठीक है, और हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। आते हैं जरा हम अपने एक अलग अगले सब्जेक्ट के पास। ज्योग्राफी के बाद देखेंगे तो हमारा एक और सब्जेक्ट आएगा, इसे आप बोलोगे इकोनॉमी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बाद जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जरा इसे भी एक बार अभी देखते हैं। अगर आप इकोनॉमी में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना पढ़ना है हमें। देखोगे, अगर देखोगे तो पूरे के पूरे 12 पंचवर्षीय योजनाएं आए थे। पहली पंचवर्षीय योजना, पहले पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने किन किन क्षेत्रों में कितना डेवलपमेंट किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, बीच में बहुत सारा ऐसा समय आया था जहां पर पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करनी पड़ी। जैसे कि आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लागू हुआ है ना। तो देखोगे पंचवर्षीय योजनाओं को हमें पढ़ना है कि किस पंचवर्षीय योजना में कहां कहां पर क्या क्या भारत के अंदर डेवलपमेंट हुआ, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। मनी एंड बैंकिंग को पढ़ना है, हमें पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, है ना, भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली क्या है, कौन गाइड करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब, किसके कहने पे बना, क्या से आरबीआई काम करता है, हर एक फंक्शन को थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें पढ़ेंगे मनी को, मनी होता क्या है, मुद्रा होता क्या है, मनी के कितने प्रकार होते हैं, मनी भारत के इकोनॉमी में कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा मनी का सप्लाई हो जाएगा, अगर पूरे मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई हो जाएगा तो भारत की इकोनॉमी भी खराब हो सकती है ना। तो हमें समझना है कि मनी है क्या, मनी के प्रकार कितने होते हैं, और मनी को हम लोग, मुद्रा को हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं, इस पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। हमें पढ़ना है बजट, इस बार जो 2024-2025 का जो बजट आया है, हमें इस बार बजट को पढ़ना है। ये बजट के अंदर भारत सरकार क्या क्या डेवलपमेंट सोच रही है आने वाले 1 सालों में, आने वाले 1 सालों में भारत सरकार किस किस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट सोची है। तो चलो डेवलपमेंट को तो पढ़ेंगे, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई बजट होता क्या है, ठीक है ना। बजट होता क्या है, भारत का सबसे पहला बजट क्या है, कितनी बार बजट पेश हुआ, इस बार जो 24-25 का बजट आया ये कितनी बार वाला हमारा बजट है, उसे भी हमें डिस्कस करना है। बजट को पब्लिश कौन करता है, आप सबको पता होगा कि बजट को पब्लिश करने वाले हमारे वित्त मंत्री के जो हेड होते हैं, जो कि हमारी अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हेड होती हैं, जो मंत्रालय के हेड होती हैं, वो क्या करती हैं, बजट को पब्लिश करती हैं। लेकिन आप सबको यह नहीं पता होगा कि बजट को पब्लिश करने का मतलब क्या, कि बजट के अंदर एक किताब लिखी जाती है, उस किताब में अगले 1 साल के अंदर सारी की सारी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को लिखने वाला कोई और होता है, यानी कि उस किताब को लिखने वाला कोई और है, और लिखने के बाद उस किताब को दे दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हेड है। पब्लिश करने का मतलब होता है कि उनका काम है बस वो बुक को खोलेंगी और माइक को लगाएंगी और अच्छे से उसको सारी चीज़ों को पढ़ देंगे, ये होता है पब्लिश करना। लेकिन बजट के अंदर जो सारी प्लानिंग है, ये प्लानिंग करता कौन है, लिखता कौन है, यानी कि बजट को प्रिपेयर कौन करता है। तो जब बजट पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि बजट पब्लिश कौन करता है, प्रिपेयर कौन करता है, बजट का नाम सच में बजट है क्या, एक्चुअली बजट है ही नहीं, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा संविधान पढ़ जाओ, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ जाइए, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको कहीं भी बजट शब्द दिखेगा ही नहीं, क्योंकि संविधान में इसका नाम बजट है ही नहीं। संविधान में इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, आर्टिकल 112 में बोला गया है। तो हम पढ़ेंगे बजट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, बजट को पब्लिश कैसे किया जाता है, बजट के लिए जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है वो फंडिंग कहाँ से आती है, कौन देता है फंडिंग, आर्टिकल क्या है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बजट के बाद देखो कि हमें पढ़ना है भारत में टैक्सेस को, ठीक है। भारत के अंदर टैक्सेस कितने हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं। और टैक्सेस के बारे में जब बात करोगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट में क्या पढ़ना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी है क्या, जीएसटी लाया क्यों गया, आप सबको पता होगा कि जीएसटी कब आया, लेकिन जीएसटी लाने से पहले कितने सालों की मेहनत है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखोगे जीएसटी लाने से पहले करीब करीब 17 साल का मेहनत लगा है। 1999 में जीएसटी का जो सोच है वो भारत में ही थी, यानी कि 1999 में ही सोच लिया गया था कि भारत के अंदर जीएसटी आएगा, ठीक है। तो कौन थे सोचने वाले, कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग हुई है, पूरे प्लानिंग को हमें समझना है। उसके बाद हम समझेंगे जीएसटी है क्या, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी काम कैसे करता है, अच्छा है, बढ़िया है, क्या है, सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसके पहले देखिएगा हमें पढ़ना है पॉवर्टी, यानी कि हमें पढ़ना है गरीबी। उसके बाद हमें पढ़ना है बेरोजगारी। भारत के अंदर गरीबी का रेशियो कितना है, कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा के अंदर आएंगे, किस लोगों को आप गरीबी रेखा के बाहर रखोगे, भारत के अंदर गरीबी की पॉपुलेशन कितनी है, गरीबी के कारण क्या क्या हैं। उसके बाद देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी का हमारा दर बढ़ा है या बेरोजगारी का दर घटा है, इन सारे पॉइंट्स को हमें इकोनॉमी के अंदर समझना है। तो आपको सिलेबस को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी में होना तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि आप एक काम करो, आपने सोच लिया कि हमें एसएससी जीडी की तैयारी करनी है और आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो
तो ये ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम के आसपास ही घूमे। अगर एग्जाम में लिखा गया कि सर सिलेबस इतना है, लेकिन आप सिलेबस के बहुत दूर आप जो सिलेबस के बहुत दूर घूम रहे हो, ये चीज़ नहीं करना है। जो सिलेबस है सिलेबस के आसपास ही आपको राउंड करना है, आसपास ही आपको घूमना है। सिलेबस के आसपास हमें चिपके रहना है कि भाई सिलेबस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले हमें सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे मैंने आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सिलेबस को समझाया है। इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं सिलेबस के बारे में। अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा एक सिलेबस आएगा पॉलिटी का, यानी कि आपको पॉलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको पॉलिटी का भी सिलेबस समझा दूँ। अगर आप पॉलिटी के बारे में देखोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में संविधान बनने का इतिहास क्या रहा है, संविधान बनने की शुरुआत कब की गई है, कौन पहले थे जिन्होंने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, MN रॉय साहब थे, है ना। MN रॉय साहब थे, उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप बनना चाहिए कुछ लोगों का, जो लोग मिल करके संविधान को लिखेंगे। तो ये पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। संविधान बना कब, संविधान लागू कब हुआ, संविधान बनने में कितना समय लगा, किन किन लोगों का योगदान है, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया। संविधान देखिएगा, जो भारत का संविधान है ना, वो सिर्फ भारत का मतलब कि भारत के अंदर नहीं बना गया है। भारत का संविधान अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ये भारत का खुद का है या भारत की गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने कहीं से खरीदा है। खरीदा मतलब कि कहीं से लिया है उसे, है ना। यानी कहीं से आपने उस कॉन्सेप्ट को लिया है, सोचा है, समझा है, भाई इस देश, ये जो हमारा देश है, ये अपने देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स को रख रहा है, तो ये चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए। तो ये भारत ने कहाँ से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया, DPSP हमने कहाँ से लिया। तो बहुत सारे पॉइंट्स से हमें पढ़ना पड़ेगा कि संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो कहाँ से लाई गई। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं ज़रा स्टार मार्क कर रहा हूँ कि भारत के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, संविधान के अंदर, जो भारत के संविधान के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, ये कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें होंगी। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के संविधान का सोर्स क्या है। उसके बाद हमें आर्टिकल पढ़ना है, शेड्यूल पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ना है, लिस्ट पढ़ना है, अमेंडमेंट पढ़ना है। अमेंडमेंट अगर मैं अब आपको बताऊं तो संशोधन। भारत के संविधान जब बना तो संविधान के अंदर बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे संविधान के अंदर बहुत सारी चेंजेस की भी जरूरत पड़ गई। तो चेंज लाने के लिए भारत के संविधान में कुछ संशोधन किया गया कि इस आर्टिकल को चेंज करके अब ये लगा दिया जाए। जब जो भी संविधान में जब भी हम कोई चीज़ को चेंज करते हैं, इसी को आप क्या बोलते हो, अमेंडमेंट बोलते हो, संशोधन बोलते हो। फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है, ड्यूटीज क्या है। पूछेगा कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल क्या है, तो याद रखेंगे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आता है। यानी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में लिखा गया है कि भारत के जो सिटीजन हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनका मौलिक अधिकार क्या है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेगा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। पूछेगा कि आर्टिकल 12 से 35 में तो फंडामेंटल राइट्स है, इसके पहले क्या है, तो इसके पहले हमारा नागरिकता लिखा हुआ है, कौन कौन सिटीजन है ना। उसके पहले क्या है, तो उसके पहले अगर बात करोगे तो मैं लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ लिखा हुआ है हमारा 1 से 4। उसके बाद 5 से लेकर के 11 तक में लिखा हुआ है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। और 11 के बाद 12 से 35 में लिखा हुआ हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो ये पार्ट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस आर्टिकल के बीच में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। हमें कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट को साहब को हमें अलग से पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, गवर्नमेंट के बॉडीज़ को पढ़ना है, हमें 5 ईयर प्लान, जो मैंने आपको अभी इकोनॉमी के अंदर बताया, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर हमारा 5 ईयर प्लान आपको थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में भी पढ़ना है। तो ये आपको पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे। ये आपके पॉलिटी के सेक्शंस को मैंने पॉलिटी के सेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, विकास सर हैं। विकास सर आपको पॉलिटी के जो सब्जेक्ट है, जो भी पॉलिटी का टॉपिक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपको समझाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर भी 5 ईयर प्लान पढ़ना, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया। एक 5 ईयर प्लान मैं भी आपको पढ़ा दूंगा रिवीजन के तौर पे। आप पॉलिटी के सेक्शन में भी आप अपना आराम से 5 ईयर प्लान पढ़ लोगे, है ना। या 5 ईयर प्लान आप यहाँ पढ़ लो और इकोनॉमी की क्लास में आके आप वहाँ पर रिवीजन कर सकते हो। पॉलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि हमारे जो भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे 7 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क के आसपास में हमारा पॉलिटी का क्या चलता है। अगला मैं अगर आपको लेके आऊँ तो हमें समझना पड़ेगा हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो आप सबको पता है कि हिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। अगर आप बात करोगे प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करें, यानी कि हमारा अगर बात करोगे सबसे पुराना हुआ हमारा जो हिस्ट्री चल रहा है तो उसके बारे में, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक एज पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को आप स्टार मार्क करके रखिएगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है।
हमें महाजनपद पढ़ना है, मौर्यन इंपायर पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ना है और वर्धा डायनेस्टी पढ़ना है। इन टॉपिक में जैनिज्म बुद्धिज्म तो इंपॉर्टेंट है, गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी था, इस डायनेस्टी के अंदर आप सुने होंगे आर्ट एंड कल्चर का नाम, जो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े जो मंदिर बने, मस्जिद बने, दक्षिण भारत के अंदर अलग तरीके के मंदिर बनाए गए, उत्तरी भारत के अंदर देखोगे तो अलग तरीके के मंदिर को बनाया गया। तो जो आर्ट एंड कल्चर था भारत के अंदर ना, एग्जाम में पूछेगा कि किस डायनेस्टी के तहत भारत के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर है वो एकदम ऊंचे पे था, एकदम पीक पे था, यानी कि बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था, ये वही गुप्ता डायनेस्टी है ना। तो जब गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड चल रहा था ना, तो गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड के तहत में भारत के अंदर आर्ट एंड कल्चर एकदम पीक पे था, एकदम टॉप पे चल रहा था। ये सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पढ़ना है। हमें देखिएगा बहुत सारे डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, वर्धमान डायनेस्टी हो गया, इसके बाद ये आपका कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन हुआ। इसके बाद अगर बात करोगे तो हमारे पास आता है मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन, यानी कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है। मध्यकालीन भारत के बारे में हमें पढ़ना है, फॉरेन इन्वेजर्स के बारे में, है ना, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, मुगल डायनेस्टी पढ़ना है और मराठास के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे तो हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि भारत के अंदर, यानी कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें पहले यूरोपियन कौन, सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि भारत के अंदर आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन थे, क्या नाम था, किस रूट से आए थे, किस साल में आए थे। तो आप सबको पता है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत में आते हैं ट्रेड करने के लिए। कब आते हैं? तो वास्को ड गामा आते हैं भारत में 1498 ईस्वी में, 1498 में, 1498 में वास्को ड गामा भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद भारत के किस राज्य में आते हैं, किस पोर्शन पे आते हैं, भारत में आने के बाद उनका किसने स्वागत किया, वो जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम क्या है, किस रूट से आती है, सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ना है। हिस्ट्री में जितने भी वॉर्स हुए हमें वो सारा वॉर पढ़ना है। एंग्लो मराठा वॉर पढ़ना है ना, बहुत सारे जितने भी तरीके के वॉर्स होते हैं, मराठा वॉर हमें बहुत तरीके, डच वॉर पढ़ना है, मराठा वॉर्स पढ़ना है। इंडिया का, हमारे जो भारत के जो किंग्स हैं, जो राजा थे, राजा महाराजा के बीच में, अंग्रेजों के बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, उन सारे वॉर को हमें पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1857, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1857 की क्रांति हमें पढ़नी है। 1857 की क्रांति आपको याद होगी, देखोगे 1857, और उसके बाद हमें आज़ादी मिली है 1947 में, यानी कि 1800 से ये 1900, ये करीब करीब 100 साल, और यहाँ पर आपको 10 साल माइनस कर दोगे तो याद है करीब करीब 90 साल। यानी कि यहाँ से ऐसा माना जाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई, तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी ना, ये भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए पहली लड़ाई की गई थी। इसके पहले तो बहुत सारा लड़ाई हुआ, लेकिन इन सारा लड़ाई को पर्सनल बोला गया है ना। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर कौन से ऐसे पर्सन थे, या किन्होंने, यानी कि कौन से पर्सन थे जिन्होंने बोला कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आज़ादी के लिए सबसे पहले लड़ाई कौन सी लड़ी गई। एग्जाम पूछेगा तो आपको नाम याद रखना है। तो 1857 का जो लड़ाई है, जो क्रांति है, ये भारत की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई मानी जाती है। हमें ये पढ़ना 1857 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या क्या पॉजिटिव था, क्या क्या नेगेटिव था, है ना, हर एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। हमें नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है ना, जो हमारा स्वराज का मूवमेंट हुआ, गदर मूवमेंट हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट है और जो हमारे मॉडरेट्स हैं, नरम दल, गरम दल, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें आईएनसी सेशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ना है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कब, आप सबको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1885 में। किन के द्वारा बनाया जाता है? तो बनाने वाले पर्सन का नाम होगा A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के पीछे कारण क्या था? अब जब कांग्रेस बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, उसकी कितनी बार कहाँ पर कितनी बार सेशंस हुए हैं, कितनी बार मीटिंग हुई है, और जो भी मीटिंग होती थी उस मीटिंग को हेड करने वाले एक पर्सन होते थे। तो पूछेगा कि भाई 10वें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, इस सेशन को हेड करने वाले का नाम बताइए। ऐसे पूछेगा कि गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को हेड किया गया, यानी कितने नंबर का सेशन था जिसको गांधी जी ने हेड किया था। दादा भाई नारोजी जी ने कौन से सेशन को हेड किया था, है ना। WC बैनर्जी थे, उन्होंने कितने सेशन को हेड किया था। बहुत सारे सेशन है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। किस सेशन में, और पूछेगा किस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट किस सेशन में हुआ, कहां पर हुआ, किस रीजन में था, सूरत में था, ये मुझे आप बता दोगे। यानी कि सूरत सेशन हुआ था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था ना, सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हमें माउंट बैटन प्लान के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम अपने आप को मूव करेंगे आज़ादी की ओर, फ्रीडम की ओर। 1947 में भारत को आज़ादी कैसे मिली, उसके पीछे रीज़न क्या क्या था। 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ, हमें ज़रा जिन्ना के बारे में पढ़ना है, जिन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, हमारे कौन से पर्सन थे, कौन से प्लान थे माउंट बैटन प्लान के बारे में, जिन्होंने भारत के पूरे आज़ादी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर बात कीजिएगा बोर्ड पर, आपके लिए मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पर आपके लिए लिखा है। हर एक सिलेबस को आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो, आपको पढ़ना क्या क्या है, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और सिलेबस को आपको अपने पास तो पहले फिक्स रखना है।
तो आप इस वीडियो को जब देख रहे होगे तो जब भी आपको समय मिला, ठीक है, उस समय आप इस वीडियोस का इस जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखोगे जरूर, और टॉपिक वाइज आपको टिक करते चले जाना है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो आपको हर एक पॉइंट मैं जरा इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। आप इसके पढ़ेंगे जरा ध्यान से। इस पॉइंट पे आते हैं तो ये इकोनॉमी का सिलेबस था हमारा, इसे आप ध्यान से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी का सिलेबस होगा, तो मैं ज्योग्राफी के सिलेबस को भी ज़रा इसे क्लीन कर देता हूं ताकि आप सिलेबस को अपने पास अच्छे तरीके से सेव करके रखिएगा। देखिए चले, ये हमारा आज के सेशन में ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जहां पर मैंने आपके साथ सिलेबस को डिस्कस किया है, ठीक है। हमारी वीडियोस अब आनी शुरू हो जाएंगी। पहली वीडियोस में हम भारत के सारे नदी की प्रणाली को समझेंगे। मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी कराऊंगा, विकास सर आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को कराएंगे, ठीक है। तो मिल करके एक साथ तैयारी करते हैं एसएससी जीडी के लिए। इसे हम सिलेक्शन की तरफ लेकर के चलते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेशन है ना, ये सेशन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है, मुझे ऑनलाइन आकर के पढ़ाना है, पढ़ाना तो है ही बिल्कुल, लेकिन जो मेन मोटिव है वो है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट को हर एक सीरीज का एक प्लेलिस्ट बनेगा, उस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव करके रखिएगा और एग्जामिनेशन तक आप इस चीज को पढ़ो, नंबर ऑफ टाइम्स बाय रिवाइज करो, क्योंकि हम सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए रेडी हो रहा है। एक पैकेज के तहत, एक यूट्यूब के एकमात्र चैनल के तहत आपका पूरा का पूरा जीडी का सिलेबस डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी, आई थिंक कल या परसों से आपको ये लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारा चैनल है CCH करियर क्रैक हब, नाम नहीं भूलिएगा, करियर क्रैक हब, प्लीज डू लाइक इट एवरीवन, सब्सक्राइब इट। हमारे मेहनत, हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस एफर्ट को आप हमें थैंक यू बोल सकते हो, बस इसी तरीके से कमेंट में भी बोल सकते हो आप थैंक यू, लेकिन आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, हम थोड़े से मोटिवेटेड रहते हैं कि चलो आप हमें थोड़ा सा लाइक, आप हमें थोड़ा पसंद कर रहे हो, हमें आप अपना प्यार दे रहे हो, ताकि हम जो पढ़ा सके हम और चीज़ों को अच्छे से खुल के पढ़ाएंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अपने पहले लेक्चर के साथ। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई की ओर अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। धन्यवाद एवरीवन, मिलते हैं जल्द ही।